नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 3 साल हो गए शादी के, पर पत्नी बच्चे पैदा करने से इनकार करती है। सास को गलती से गद्दे के नीचे एक चौंकाने वाला राज पता चलता है। उसे फूट फूट कर रोते देख मैं दंग रह जाता हूँ। मैं 35 साल का हूँ, पुणे में रहता हूँ। 3 साल से ज़्यादा हो गए शादी को। इस उम्र में कई लोगों के घर में बच्चों की किलकारियाँ होती है, लेकिन हमारे अपार्टमेंट में अभी भी सिर्फ 2 लोग हैं और एक ऐसा सन्नाटा जिसे नाम देना मुश्किल। दोनों परिवार पोते पोतियों की चाहत रखते हैं, खासकर मेरी माँ श्रीमती सविता, एक पारंपरिक महिला जिन्होंने जीवन भर यही माना है कि वंश को आगे बढ़ाना एक बहू का पवित्र कर्तव्य है। वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन पोते पोतियों की चाहत हर शब्द, हर नज़र को अनजाने में दबाव में बदल देती है। मेरी पत्नी मीरा और मैं 2 साल के प्यार के बाद एक दूसरे के साथ आए, यह सोचकर कि हम सब कुछ समझ गए। शादी के दिन दोनों परिवार खुशी से झूम रहे थे। हर कोई जल्द या बाद में खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन साल दर साल जब भी मैंने बच्चों का जिक्र किया, मीरा चुप रही। पहले तो मुझे लगा कि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है। मैं उसकी बात का सम्मान करता था, लेकिन जैसे जैसे यह बात आगे बढ़ती गई, मैं और भी चिंतित होता गया। मेरी माँ इशारा करने लगी, क्या मेरी बहू में कुछ गड़बड़ है? मैंने अपनी पत्नी का बचाव किया, लेकिन मेरा दिल टूटने लगा। कई रातें मैं छत को घूरता रहा, सोचता रहा, क्या उससे शादी करके मैंने गलती की? जहाँ तक कि मेरी माँ की बात है, वह अब भी धैर्यपूर्वक छोटे बच्चों के कपड़े धोती रहती थी, जो अलमारी में करीने से रखे होते थे, मानो किसी उम्मीद को जगा रही हो। हर बार जब मैं वह दृश्य देखता, तो मुझे दया और लाचारी दोनों का एहसास होता। चरम पिछले हफ्ते था। उस दिन श्रीमती सविता लोनावाला से पुणे मुझसे मिलने और डॉक्टर से मिलने आई। कमरा साफ करते समय उन्हें गद्दे के नीचे सावधानी से छिपा हुआ एक प्लास्टिक का डब्बा मिला। यह सोचकर कि वह कुछ और है, उन्होंने उसे खोलकर देखा। जैसे ही डिब्बे का ढक्कन खुला, एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई और डिब्बा जमीन पर गिर गया। मीरा और मैं दौड़कर अंदर गए तो देखा कि मेरी माँ काँप रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली बिखरी हुई चीज़ों को देख रही थी। दर्जनों गर्भ निरोधक गोलियां, हार्मोनल दवाएं और अस्पताल के कागजों का ढेर। जब मैंने अल्ट्रासाउंड पेपर पर पहले गर्भपात हो चुका है देखा, तो मेरा दिल मानो दब सा गया। अचानक कमरा ठंडा हो गया। मेरी माँ स्तब्ध थी और मीरा पीली पड़ गई थी। उसके होठ काँप रहे थे। हम दोनों ही बच्चे थे। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसका गला रुंध गया। मुझसे शादी करने से पहले वह अपने पूर्व प्रेमी से गर्भवती हुई थी, लेकिन उसे गर्भपात कराना पड़ा था। उस मामले में उसके प्रजनन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया था। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अगर वह बच्चा चाहती है तो उसे लंबे समय तक इलाज करवाना होगा और उच्च जोखिम उठाना होगा। उसे डर था कि मैं उसे नीची नज़रों से देखूंगा। डर था कि मेरी माँ उसे छोड़ देगी। डर था कि उस पर एक नया ऐसा पाप का कलंक लग जाएगा जिसे धोया नहीं जा सकता। पिछले कुछ सालों में मीरा छुप छुप कर गर्भ निरोधक गोलियां ले रही थी, स्वार्थ से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि उसके कमज़ोर शरीर की वजह से उसका जीवन जन्म लेगा और फिर चला जाएगा। यह सुनकर मेरी रुलाई फूट पड़ी। सालों तक उसे बेरहम कहकर दोष देते हुए पता चला कि मैं ही इतनी संवेदनशील नहीं थी कि उसकी आंखों में डर को पहचान सकूं। मेरी माँ शांत होने के बाद बस बैठ गई और मीरा का हाथ थाम लिया। तुम्हें इतना दर्द हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उस रात में करवटें बदलता रहा। मेरे मन में 2 रास्ते थे, एक तो बच्चे पैदा करने की चाहत और दूसरी वो औरत जो इतने सालों से मेरे साथ थी। मेरे तलाक के बारे में सोचा था, लेकिन मीरा का घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ से माफ़ी मांगने का चित्र बार बार मेरे सामने आता रहा। अगली सुबह मैं मीरा को पुणे के एक बड़े अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि अभी भी उम्मीद है, लेकिन इलाज का रास्ता लंबा, महंगा और चुनौतियों से भरा था। मीरा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उम्मीद से चमक रही थी। मुझे माफ़ करना, मैं कोशिश करूँगी। मैंने बस उसका हाथ दबा दिया। कई सालों में पहली बार मुझे समझ की सच्ची गर्माहट का एहसास हुआ। अब मैं बच्चा पैदा करने पर ज़्यादा जोर नहीं देता। मैंने मीरा से प्यार करना इसलिए नहीं सीखा क्योंकि वह मुझे बच्चा दे सकती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक ऐसी इंसान थी जिसने सहन किया, त्याग किया और अतीत का सामना करने का साहस किया। मेरी माँ भी बदल गई। उन्होंने अब अपने पोते का जिक्र नहीं किया।
मीरा की देखभाल अपनी बेटी की तरह की। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि गद्दे के नीचे रखा बक्सा मिल गया। हालांकि यह दर्दनाक था, लेकिन इसने एक गहरा राज उजागर कर दिया। आखिरकार शादी का मतलब है दर्द से उबरना सीखना, यह समझना कि सच्चे प्यार के लिए कस्मों की नहीं बल्कि करुणा और क्षमा की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये दरारें ही होती है जो हमें रोशनी साफ दिखाती है। और मुझे पता है उस तूफान के बाद मेरे साथ खड़ी वह औरत जिंदगी का वो तोहफा है जो मुझे मिला है। सच्चाई उजागर होने के कुछ हफ्तों बाद पुणे वाला मेरा अपार्टमेंट धीरे धीरे बदल गया। अब कोई अदृश्य दबाव नहीं था, कोई जांचती परखती नजरें नहीं थी, और खासकर मीरा मेरी पत्नी पहले से कहीं ज़्यादा और सहज हो गई थी। हमने साथ मिलकर एक नया सफ़र शुरू किया। हर सुबह मीरा और मैं साथ मिलकर गर्मा गर्म मसाला चाय पीते, खिड़की से सुबह के सूरज की रोशनी देखते। मेरी माँ सविता अब नियमित रूप से आती थी। अब उन पर किसी तरह की झिड़की या अदृश्य उम्मीदों का साया नहीं था। वह मीरा को अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती, बगीचे से ताज़े फल लाती, पौष्टिक खाना बनाती, और जब मीरा का हार्मोनल ट्रीटमेंट और नियमित अल्ट्रासाउंड होता तो चुपचाप उसके पास बैठी रहती। पुणे के अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि बच्चा होने की संभावना अभी भी है, लेकिन मीरा को धैर्य रखना होगा, व्यायाम करना होगा और अच्छी सेहत बनाए रखनी होगी। शुरुआती दिनों में मीरा अभी भी डरी हुई थी। जब भी वह अल्ट्रासाउंड मशीन या सुई देखती तो वह बोहे चढ़ा लेती, उसके होंठ कांपने लगते। लेकिन मैं हमेशा वहाँ था, उसका हाथ थामे उसे दिलासा देता रहा, तुम अकेली नहीं हो। हालांकि रास्ता लंबा है, हम साथ चलेंगे। हमने साथ मिलकर योजनाएं बनाई, डाइट, हल्का व्यायाम, रोग और यहाँ तक कि अपार्टमेंट परिसर में छोटी छोटी सैर भी। मैं हर सैर चुपके से मज़े पर ताज़े फूल भी रख देता था, बस मीरा की मुस्कान देखने के लिए। चुनौतियों के शुरुआती दिनों में मीरा कई बार हार मानना चाहती। उसने कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगी, डर है कि मैं गर्भवती नहीं हो पाऊंगी। मैंने उसे कसकर गले लगाया और फुसफुसाया, कोई भी तुम्हें निराश नहीं करेगा। तुम मेरी मीरा हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। हमारे बीच की भावनाएं धीरे धीरे गहरी होती गई। अब कोई दबाव या जिम्मेदारी वाली शादी नहीं, बल्कि समझ, विश्वास और सच्चा प्यार। मार्च के अंत में एक सुबह जब मीरा अल्ट्रासाउंड करवाकर लौटी ही थी तो उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर, शायद इस बार हम भाग्यशाली हैं। मैंने जल्दी से नतीजे देखे। एक छोटी सी हलचल स्क्रीन पर, एक स्वस्थ भ्रूण की धड़कन। मेरा दिल मानो फटने ही वाला था। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। हमने एक दूसरे को कस कर गले लगाया। तीनों पीढ़ियाँ, मैं, मीरा और मेरी माँ, रो रही थी, लेकिन वे आशा और खुशी के आंसू थे। श्रीमती सविता, जो पहले चिंतित और संशय थी, अब मेरे पास बैठी थी। उनके कांपते हाथ मीरा के कंधों पर थे। मेरी बच्ची, मुझे पहले तुम पर शक करने के लिए माफ़ करना। अब मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे पोते पोती के साथ रहूँगी। उसके बाद से अपार्टमेंट में ठंडक नहीं रही। गर्मा गर्म मसाला खाने में हंसी मजाक होने लगा। मीरा और मैं अक्सर हाथ पकड़कर पुणे के आस पड़ोस में घूमते, छोटी छोटी कहानियाँ, भविष्य की योजनाएं और होने वाले बच्चे के बारे में बातें करते। मीरा धीरे धीरे और ज़्यादा आत्मविश्वासी होती गई। उन्होंने अपनी सहेलियों के अपने इलाज की प्रक्रिया के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि बच्चा पैदा करना कोई दबाव नहीं, बल्कि पति पत्नी दोनों के लिए एक साझा सफ़र है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने सीखा कि किसी से प्यार करना सिर्फ उसके नतीजों का आनंद लेने के बारे में नहीं, बल्कि उसके डर, जख्मों और अतीत से गुजरने में उसका साथ देने के बारे में भी है। 1 साल बाद मीरा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मैंने उसका नाम अर्जुन रखा, यह मानते हुए कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, प्यार और धैर्य चमत्कार ज़रूर पैदा करते हैं। अपने बेटे को, मीरा को, उस महिला को जिसने अपने डर का बहादुरी से सामना किया, देखकर मुझे मन ही मन एहसास हुआ, राज, शादी में दरार अगर सही तरीके से साझा और प्यार किया जाए तो पुल बनेंगे, रुकावटें नहीं। और मेरी माँ सविता अब वंश को आगे बढ़ाने में व्यस्त रही। उन्होंने मुस्कुराते हुए मीरा के बालों पर हाथ फेरा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब, खुशी एक दूसरे के लिए प्यार और कद्र में है। पुणे का अपार्टमेंट अब रोशनी, हंसी और उम्मीद से भर गया। हम समझते हैं कि कभी कभी ये दर्दनाक राज ही सच्ची खुशी के दरवाजे खोलते हैं, अगर हम साथ साथ चलना चाहते हैं। 1 साल बीत गया। पुणे वाला अपार्टमेंट पहले से कहीं ज़्यादा गर्म हो गया।
मेरा बेटा अर्जुन और मीरा रेंगने और खड़े होने लगे। शुरुआती दिनों में अर्जुन की हंसी पूरे घर में गूंजती थी, अतीत के सारे साए दूर कर देती थी। मीरा और मैंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि अतीत के जख्मों और राजों ने हमें एक मजबूत प्यार बनाने में मदद की थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा खुशनुमा नहीं होती। एक दोपहर जब मैं काम से घर आ रहा था, श्रीमती सविता ने कांपती आवाज़ में पुकारा, प्रिय, मुझे चक्कर आ रहा है। आज घर पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मीरा खरीदारी करने जा रही है, अर्जुन भी झपकी ले रहा है। क्या तुम घर जल्दी आ सकते हो? मैंने जल्दी से घर जाने के लिए गाड़ी मोड़ी। मेरी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर मेरी धड़कनें रुक गई। श्रीमती सविता एक कुर्सी पर बैठी थी। उनके हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन जोर जोर से रो रहा था। मीरा दौड़कर आ रही थी। क्या तुम ठीक हो माँ? मैं घबरा गया। श्रीमती सविता ने हाँफते हुए कहा, मेरे बच्चे। माँ का रक्तचाप गिर गया। शुक्र है मीरा ने तुम्हें समय पर बुला लिया। उस दिन से हमें एहसास हुआ कि न केवल मीरा को बल्कि श्रीमती सविता को भी, जिन्होंने मीरा पर दबाव डाला था, देखभाल और ध्यान की ज़रूरत है। 3 पीढ़ियों का परिवार अब जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक साथ का साथ था। मीरा और मैंने श्रीमती सविता की देखभाल के लिए समय निकालना शुरू कर दिया। हम साथ में बाजार जाते, खाना बनाते, बातें करते और पुरानी यादें ताज़ा करते। सास और बहू के बीच की पिछली दूरियां धीरे धीरे कम होती गई। एक शाम जब अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था, मीरा ने मेरा हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, प्यारे, मैं बहुत डरी हुई थी। पहले मैं बच्चा पैदा करने से डरती थी, तो मैं निराश करने से डरती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। मैं भी पहले चिंता करता था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि खुशी परिणाम नहीं बल्कि यह है कि हम सभी मुश्किलों से एक साथ कैसे निपटते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होता गया, बाबा और माँ कहना सीख गया और अपनी माँ को देखकर हर बार मुस्कुराना सीख गया। मीरा अब अतीत या प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहती थी। श्रीमती सविता भी समझने लगी थी कि खुशी दूसरों को अपनी मर्जी से काम करने पर मजबूर करने से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और परवाह से मिलती है। एक सुबह जब मैं बालकनी में बैठा अर्जुन को आंगन में दौड़ते हुए देख रहा था, मीरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जानू, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। अगर गद्दे के नीचे वाला बक्सा पहले न मिला होता, अगर हमने सच्चाई का सामना करने की हिम्मत न की होती, तो क्या हम आज इतने खुश होते? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। बिल्कुल सही। हर मुश्किल, हर राज एक सबक है। अगर हम प्यार करना, समझना, माफ़ करना जानते हैं, तो कोई भी चीज़ हमें निराश नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि शादी, परिवार और प्यार सिर्फ नतीजे या मंजिल नहीं बल्कि चुनौतियों से पार पाने, प्यार करना सीखने और हर पल को संजोने की एक साथ की यात्रा है। पुणे वाला अपार्टमेंट अब हंसी अर्जुन के नन्हे कदमों और मीरा की प्यार भरी आंखों से भरा हुआ है। श्रीमती सविता जो पहले दबाव का कारण हुआ करती थी, अब एक साथी भी है। अपनी बहू और पोते पोतियों की देखभाल कर रही है। 3 पीढ़ियों का एक साथ देखकर मैं चुपचाप समझता हूँ कि ज़िंदगी को कभी कभी रहस्यों, डर और कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, ताकि हमें यह सिखाया जा सके कि सच्चा प्यार क्या होता है, पूर्ण, निस्वार्थ और करुणा से भरा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।